नमस्कार। इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। हम इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोग हम देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने कार्बोकैटायन के स्थायित्व के बारे में समझा, फिर हमने कार्ब एनायन के स्थायित्व के बारे में समझा और फिर हमने कार्ब रेडिकल के स्थायित्व के बारे में समझा। तो ये जो तीन अनुप्रयोग हैं आपकी सिलेबस में के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाए हैं। यदि यहाँ पे और भी यदि इंडक्टिव इफेक्ट की जो अनुप्रयोग है उनकी चर्चा यदि मैं करता हूँ तो नेक्स्ट अनुप्रयोग इंडक्टिव इफेक्ट का आता है कि किसी भी जो भी कंपाउंड है उसके एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की जानकारी, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि अम्लता और क्षारीयता के सामर्थ्य की तुलना भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डाल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोगों के अंतर्गत प्रेरणिक प्रभाव द्वारा अम्लीय सामर्थ्यता की व्याख्या। ये फोर्थ अनुप्रयोग है। हमने पढ़ा था सबसे पहले हमने कार्ब कैटायन के यहाँ पे जो स्थायित्व है उसकी तुलना की, फिर हमने कार्ब एनायन की और फिर कार्ब रेडिकल के स्थायित्व की व्याख्या इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से पिछली कक्षाओं में हमने की थी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव द्वारा अम्लीय सामर्थ्यता की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है अम्लीय सामर्थ्यता, जिसे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली यानी कि पूर्व ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में एसिड क्या होते हैं। ये हमारे एसिड क्या होते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता गया वैसे वैसे कुछ परिभाषाएं इसमें इंक्लूड होती गई। तो अपन सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यदि मैं अम्ल की परिभाषा देना चाहूं तो वे अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हो भाई H+ का दान करते हो, अर्थात जिनकी H+ डोनर जो कैपेसिटी या प्रवृत्ति होती है वो अम्ल कहलाते हैं। इसका जस्ट विपरीत जो क्या करते हो भाई OH- क्या करते हो भाई ग्रहण करते हो, ये सेकंड डेफिनेशन। और यदि मैं बात करूं जो क्या करते हो भाई लोन पेयर क्या करते हो भी ग्रहण करते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग क्या है ये लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीशीज होते हैं एसिड। यदि लिटमस टेस्ट की बात करूं तो ये क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी प्रकृति वाले एसिड कहलाते हैं। और यदि मैं बात करूं तो सभी पॉइंटों को यहाँ पे जोड़ते हुए यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है जिनकी पीएच वैल्यू का मान क्या हो भी 7 से क्या हो भी कम हो, यानी 7 से क्या हो कम हो। तो ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज हैं जो एक एसिडिक व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं कि जो H+ का क्या करते हो दान करते हो, OH ग्रहण करते हो, लोन पेयर ग्रहण करते हो, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हो रेड लिटमस पेपर में, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से क्या हो कम, तो वे सभी के सभी क्या कहलाएंगे ACID यानी कि एसिड कहलाते हैं। तो आप इसको उतारिएगा। देखिए यदि मैं एसिडिक प्रवृत्ति की बात करता हूं तो हम ये तो जान चुके हैं जो H+ का दान करें वो क्या कहलाएंगे भाई अम्ल कहलाएंगे। जो अम्लीयता है किसी भी कंपाउंड की अम्लीयता है वो किस पर डिपेंड करने वाली है H+ दान करने की प्रवृत्ति के ऊपर। तो अपन यूं भी कह सकते हैं यदि मैं अम्ल की बात करूं तो देखिए अम्ल क्या होता है वास्तव में। देखिए ये कोई मान लीजिए अम्ल है जिसे अपन क्या बोल सकते हैं एसिड बोल रहे हैं। ये वियोजित होकर देखिए क्या बनाता है, ये क्या करते हैं H+ का दान करते हैं। तो यहां से देखिए एक H+ का दान हो गया
और यहाँ से एक रेनायनिक स्पीसीज बन जाती है A-। तो ये रेनायनिक स्पीसीज इस एसिड का क्या है, एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड बेस होता है, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं, संयुग्मी क्षार बोल सकते हैं, या अपन इसको या भी बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है भाई, रेनायन है। तो यानी कि H+ यानी कि अम्ल होता है, जिस जो क्या होता है भाई H+ का दान करता है, वो एसिड कहलाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की अम्लता या एसिडिक स्ट्रेंथ है जो दोनों बातों पे निर्भर करेगी, या तो फिर H+ दान करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी, या फिर बात करें, यदि मैं बात करूं रेनायनिक स्पीसीज की, तो ये रेनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, जो अम्लीयता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके भाई, H+ दान करने की, H+ दान करने की प्रवृत्ति के, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ या जो अम्लीयता होती है वो होती है H+ दान करने की प्रवृत्ति के। इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि जिस भी कंपाउंड की H+ दान करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी उसकी अम्लीयता क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी H+ दान करने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, वो क्या कहलाएंगे भाई, वीक एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कंपाउंड कहलाएंगे। तो ये बातें आप उतारिए, या मैं इसको जस्ट इसके विपरीत यहाँ तक आप उतारिएगा। इसके बाद में यदि और भी बात करूं तो देखिए, रेनायन के आधार पर यदि हम अम्लीयता स्ट्रेंथ की यदि मैं बात करता हूं, तो देखिए किस प्रकार से मैं बता सकता हूं इस बात को, कि जो अम्लीयता है यानी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है क्या भाई, जो रेनायन है हमारा, यानी कि ये वाला रेनायन है, रेनायन या जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बोल रहे हैं, के स्थायित्व पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे एक बात सामने निकल के आ रही है कि यानी कि ये जो बना हुआ संयुग्मी क्षार है या जो रेनायन है, ये जितना ज्यादा स्थायी होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीयता उतनी ही क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो ये बात यानी कि ये दो बातों पे निर्भर कर रहा है, यानी कि दो प्रकार से अपन किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ का निर्धारण कर सकते हैं, या तो उसकी H+ दान करने की प्रवृत्ति के आधार पे, या फिर उसकी जो रेनायनिक स्पीसीज बनी है या उसकी स्टेबिलिटी के आधार पे अपन अम्लीयता का निर्धारण कर सकते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए अब हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी कंपाउंड के ऊपर उसकी अम्लीयता का निर्धारण अपन इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते चलते हैं और कुछ केस लेते हुए चलते हैं, और अपन आसानी से इस प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा जो अम्लीय सामर्थ्यता की व्याख्या की जाती है उसको किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पे केस फर्स्ट ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, एक एग्जाम्पल डालिएगा, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इन दोनों बातों को समझते हैं कि हमारे पास में जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो +I प्रभाव है या फिर जो -I प्रभाव है वो अम्लीयता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मिक एसिड की बात की, तो यहाँ पे हमने एक एसिड बनाया है यानी कि HCOOH, यानी कि ये क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड, जो एक प्रकार से चींटी में पाया जाता है। दूसरी तरफ है हमारे पास में क्या, CH3COOH, यहाँ पे है एसिटिक एसिड। यदि इस दोनों की अम्लीयता की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्यता की बात करता हूँ तो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए ये क्या करता है, H+ का क्या करता है, दान करता है, और ये भी क्या करता है, H+ का दान करता है।
तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा इस प्रकार से, ये नेगेटिव चार्ज, और इस प्रकार से ये एसीटेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इधर एसीटेट आयन इधर फॉर्मेट आयन। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से यदि स्थायित्व की व्याख्या करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रत्येक का रीजन उसके नीचे मैं लिखता जाऊंगा और आप आसानी से समझते जाएंगे। तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि H+ दान करने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या अगर अपन कहना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं कि जो कॉन्जुगेटेड बेस है, यानी कि ये क्या है भाई कॉन्जुगेटेड बेस, या जिससे अपन ऋणायनिक स्पीशीज जिसके स्थायित्व की व्याख्या पर भी डिपेंड क्या करती है, एसिडिटी यानी कि अम्लीय सामर्थ्यता डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यदि रीजन देना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन से संलग्न क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमें पता है जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगता है भाई, 0 लगता है। यहाँ पे तो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे यदि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो हाइड्रोजन का देखिए कार्बन से सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड पर इंडक्टिव इफेक्ट कार्य तो करता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो समूह है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इस समूह का क्या है इंडक्टिव इफेक्ट 0 लगता है, कि ना तो प्लस और ना ही माइनस। जबकि यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए क्या है भाई CH3 समूह है, यानी कि इसका क्या प्रभाव लगेगा, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्रभाव लगता है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है प्लस आई, इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, दूसरी तरफ धकेलेगा, जिससे क्या होने वाला है इस ऑक्सीजन पर, यदि ऋणायनिक स्थायित्व के आधार पे यदि मैं बात करूं तो किस प्रकार से निर्धारित कर सकता हूं। देखिए जैसे रिपेल करेगा तो क्या बढ़ने वाला है, यहाँ पे रिपेल कर रहा है तो ऑक्सीजन पर जितना चार्ज था अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे रीजन देंगे ऑक्सीजन पर चार्ज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। यदि चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन को टाइटली बाइंड कर लेगा वो ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है तो यदि ये चार्ज बढ़ जाता है तो ये चार्ज बढ़ने से क्या होगा, इस हाइड्रोजन को टाइटली बाइंड करके रखेगा, आसानी से मुक्त होने नहीं देगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो H+ यानी कि H+ का निकलना क्या हो जाएगा, H+ का निकलना क्या हो जाता है, निकलना क्या हो जाता है भाई, कठिन हो जाता है। यदि H+ का निकलना कठिन हो गया तो उसकी अम्लता सामर्थ्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अपने को पता है कि अपन कह सकते हैं अम्लीय सामर्थ्यता क्या होती है, H+ दान करने की प्रवृत्ति के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यदि मैं ऋणायनिक स्थायित्व के आधार पे आपको समझाना चाहूँ तो आप देखिए इस एसीटेट आयन को, यानी कि इस ऑक्सीजन पर चार्ज बढ़ गया, तो हमें पता है यदि चार्ज बढ़ता है तो क्या बढ़ती है भाई, एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। यदि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो अपने को पता है कि अम्लीय सामर्थ्यता ऋणायनिक के क्या है भाई, ऋणायन के स्थायित्व के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यदि इस ऋणायनिक स्पीशीज का स्थायित्व कम होगा तो अम्लीय सामर्थ्यता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोर एसिडिक अम्ल इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे कौन हो जाता है, ये फॉर्मेट आयन, यानी कि फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है किससे भी, एसिटिक एसिड के। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है भाई इंडक्टिव इफेक्ट क्या है यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी तुलना में भी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पे कर रहे हैं। बाकी अगर मैं रेजोनेंस की भी यहाँ पे बात करूँ तो दोनों में ही क्या है भाई बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने के चांसेस हैं। तो दोनों में ही बैलेंस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। तो यहाँ पे ये रीजन दे देंगे, ये क्या हो गया हमारा रीजन हो गया कि क्यों होते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही अम्लीय सामर्थ्यता किससे ज्यादा है भाई, बी से ज्यादा है। ये एग्जाम्पल उतारिए आप, और एग्जाम्पल्स की अपन चर्चा कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे जैसे ही H+ का दान कर सकता है ये OH समूह, तो देखिए जैसे ही H+ का दान करेगा तो ये क्या बन जाएगा CH3CH2O नेगेटिव। यहाँ पे जैसे ही इसने क्या किया H+ का क्या किया दान किया, अपन स्थायित्व के आधार पे समझ रहे हैं, ऋणायन के स्थायित्व के आधार पे। तो देखिए कैसे यहाँ पे इसने भी क्या किया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें पता है ये जो एथिल समूह है, इस एथिल समूह का कौन सा प्रभाव लगता है, +I लगता है, और इस NO2 समूह का कौन सा लगता है, -I प्रभाव लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, +I बढ़ रहा है क्या, +I इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहा है, तो चार्ज क्या हो रहा है भाई, चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है क्या, चार्ज इंक्रीज, तो रिएक्टिविटी क्या है भाई, यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज है। यदि रिएक्टिविटी इंक्रीज है तो क्या होने वाला है, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है क्या, क्योंकि चार्ज बढ़ गया। तो ये ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को टाइटली क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, बांध के रखेगा और आसानी से निकलने नहीं देगा। तो बहुत मजबूती से बांध के रखता है और इसकी H+ से जो दान करने की प्रवृत्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हमें पता है रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये तो इसका रीजन हो गया। जबकि इस कंपाउंड की बात करूं तो देखिए यहाँ पे -I प्रभाव लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो अर्थात यहाँ पे -I क्या है भाई, इंक्रीज है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, तो खींचेगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, चार्ज क्या होने वाला है भाई, कम होने वाला है, और चार्ज कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टिविटी कम हो गई, अर्थात H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, H+ का निकलना क्या हो जाता है भाई, आसान हो जाता है। और यहाँ पे यदि इस ऋणायन की बात करूं तो इसका स्थायित्व क्या हो जाता है भाई, यानी कि ऋणायन का स्थायित्व या कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व क्या हो जाता है, ऋणायन का स्थायित्व इंक्रीज हो जाता है, अर्थात अधिक हो जाता है। तो ये रीजन दे देंगे दोनों का। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जिस ऋणायनिक स्पीशीज का स्थायित्व ज्यादा होगा या जिसमें H+ का निकलना आसान होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहने वाली है, ज्यादा रहने वाली है। तो यहाँ पे A की तुलना में देखिए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है भाई, A की तुलना में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, B की है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अम्लीय सामर्थ्य देखिए A की तुलना में किसकी ज्यादा है, B की तुलना है। ये हमने रीजन दे दिया, इसके नीचे आप इसको उतार सकते हैं। अभी इस टॉपिक को अपन आगे और बढ़ाएंगे, जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।